बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन विद इज़्ज़त रसूल। आज मैं वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैंने ये नोट्स बनाए थे। बेसिकली राइटिंग को इग्नोर करिएगा और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी बायोग्राफी समझ आ सके। वॉल्ट व्हिटमैन पैदा हुए थे मई 31, 1819 में वेस्ट हिल्स में, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में। ये एक अमेरिकन पोएट थे 19वीं सदी के। इनके फादर का नाम था वॉल्टर व्हिटमैन जो कि एक हाउस बिल्डर थे। मदर का नेम था लोजा वैन वेल्सर। ये 9 बहन भाई थे और ये दूसरे नंबर वाले थे। 3 साल की उम्र में ये लोग ब्रुकलिन से किसी ब्रुकलिन मूव करके जिस जगह पे न्यूयॉर्क में रह रहे थे ना, तो न्यूयॉर्क के जिस एरिया में ये लोग रह रहे थे वहाँ से ये लोग मूव करके ब्रुकलिन में, जहाँ पे इन्होंने ब्रुकलिन पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की और सिर्फ इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने हासिल की। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और अपने फादर की हेल्प के लिए चल दिए। 12 साल की उम्र में इन्होंने प्रिंटर ट्रेड्स ज्वाइन किया जहाँ पे इन्होंने न्यूज़पेपर को प्रिंट करना सीखा। उसके बाद इन्होंने बड़े शौक से रीडिंग स्टार्ट की और इन्होंने रीड किया किसको, होमर को, डांटे को और हमारे जाने माने शेक्सपियर को, और इनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने तजर्बा भी हासिल किया। अब व्हिटमैन ने वर्क करना शुरू कर दिया था प्रिंटर के तौर पे न्यूयॉर्क सिटी में 1836 में। जब इनकी उम्र थी 17 साल तो इन्होंने अपना करियर शुरू किया था टीचर के तौर पे। 1841 तक ये टीचिंग ही करते रहे। इसके बाद इनका जो इंटरेस्ट था वो जर्नलिज्म की तरफ चला गया, जिसमें इन्होंने अपना फुल टाइम करियर ज्वाइन कर लिया। इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर था फाउंड किया था, द लॉन्ग आइलैंडर, ठीक है। 1846 में वो एडिटर बन गए थे ब्रुकलिन डेली ईगल के। एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर था ये, जहाँ पे इन्होंने अपने ज़िंदगी के 2 साल दिए और ये हमेशा सच्चाई को सपोर्ट करते थे। 1848 में व्हिटमैन ने न्यूयॉर्क छोड़ दिया और न्यू ऑरलियंस में चले गए, जहाँ पे वो एडिटर बन गए द न्यू ऑरलियंस क्रिसेंट के। रिलेटिवली ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड था इनके लिए, सिर्फ 3 माह ही ये वहाँ पे काम कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था किस तरह से गुलामों पर तशद्दुद किया जा रहा था। व्हिटमैन वापस आ गए ब्रुकलिन में 1848 में और उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्री मैन ब्रुकलिन। मैंने आगे पीछे बोल दिया, ब्रुकलिन फ्री मैन। अब इस बात के लिए परेशान थे कि जो गुलामी है उसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं। अब जैसे कि कौम पे बढ़ता हुआ सवाल गुलामी का इनको परेशान कर रहा था और इनके एंगर को जो था ना वो हवा दे रहा था, उनके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने अपना पोइट्री स्टाइल को और डेवलप करने की कोशिश की। 1855 में इन्होंने खुद से पब्लिश करवाई एक कमज़ोर कलेक्शन 12 नज़मों का जो कि बेनाम था और उसमें प्रीफेस टाइटल था लीव्स ऑफ ग्रास। व्हिटमैन जो थे वो सिर्फ 795 कॉपीज़ को ही प्रिंट करवा सके। लीव्स ऑफ ग्रास को फर्स्ट टाइम में कोई अटेंशन नहीं मिली। इन्होंने इसकी एक कॉपी रल्फ वाल्डो एमर्सन को 1855 में जो थी सेंड की। एमर्सन ने इनके बारे में लिखा, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम। व्हिटमैन ने अपना सेकंड एडिशन जो था 1856 में रिलीज़ किया, जिसके अंदर 32 पोइम्स थी और एक लेटर था जो कि एमर्सन ने उनको प्रेज़ किया था फर्स्ट एडिशन के लिए। और अब लॉन्ग ओपन लेटर था जिसकी तरफ से हमारे पोइट की तरफ से व्हिटमैन का उनके रिस्पॉन्स के लिए। हेनरी डेविड और ब्रॉन्सन एल्कॉट उनसे मिलने के लिए ब्रुकलिन चले गए। अब जो व्हिटमैन थे वो अपने घर में रह रहे थे। उनके फादर की डेथ हो गई थी 1855 में। इसके बाद इनके जो भाई थे जस वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इसलिए उन्होंने उसको जमा करवा दिया किंग्स काउंटी लोनेटिक अजियालम में, पागल खाने में जमा करवा दिया था 1864 में। इनके जो भाई थे एंड्रयू, वो भी अल्कोहलिक हो चुके थे, शराबी थे वो भी। इनकी बहन हना, उसका भी वो इमोशनली अनवेल जा रही थी। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। इसी तरह से ये अब सेकंड एडिशन की तरह इनका जो फर्स्ट वर्जन की तरह सेकंड वर्जन भी फेल हो गया अटेंशन हासिल करने से। 1860 में जो वेस्टर्न पब्लिशर थे उन्होंने कहा कि जी वो थर्ड एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश करेंगे, लेकिन जिसमें द चिल्ड्रन ऑफ एडम और कोलंबस शामिल थे। लेकिन क्या हुआ कि इसके शुरू में ही सिविल वार का शोर आ गया, जिसकी वजह से पब्लिशिंग कंपनी को रुकना पड़ गया। अब 1862 में व्हिटमैन जो थे ना वो फ्रेडरिक्सबर्ग में चले गए अपने भाई को ढूंढते हुए। जॉर्ज नाम था उनका, जो कि यूनियन के लिए वहाँ पे जो लड़ रहा था, ठीक है। और उसके बाद वो भी वहाँ पे रुक गए, हमारे व्हिटमैन भी वहाँ पे रुक गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की फिर खिदमत करना शुरू कर दी जो कि उस जंग में घायल हुए थे। व्हिटमैन जो थे वो वाशिंगटन डीसी में चले गए अगले साल और उन्होंने वहाँ पे अपना पार्ट टाइम वर्क ज्वाइन किया इन पे मैटर्स ऑफिस में, ठीक है। और अपना ज़्यादातर वक्त जो थे वो वहीं पे गुजारते थे। अब उन्हीं की स्टेटमेंट से ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने 600 हस्पतालों का दौरा किया और उन्होंने
80,000 से 1 लाख के मरीज़ों को उनकी तमादारी की। 1865 में जब इन्होंने पब्लिश करवाया अपना न्यू कलेक्शन, उसका नाम था ड्रम्प टैप्स, जिसके अंदर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सिविल वार का। इस कलेक्शन में जो पोइम्स शामिल थी वो थी बीट बीट ड्रम्प्स, विजाइल स्ट्रेंज आई केप्ट ऑन द फील्ड वन नाइट। अब जो था ना ये एडिशन, ये कंटिन्यू एडिशन था जो कि उसी साल पब्लिश हुआ 18 न्यू पोइम के साथ। इसके अंदर एलिजी थी जो कि इन्होंने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को डेडिकेट की थी, व्हेन लिलिक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। और इन्होंने इनके लिए एक और पोइम भी लिखी थी, ओ कैप्टन माई कैप्टन, क्योंकि इनको ये बहुत एडमायर करते थे, पसंद करते थे। 1860s के दरमियान में विटमिन ने क्या किया जी, विटमिन ने वर्क फाउंड किया वाशिंगटन में। वो क्लर्क के तौर पे काम कर रहे थे इंडियन ब्यूरो में, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर में। 1864 में 4th एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का पब्लिश हुआ था और उन्होंने लिटरेरी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा। 1870 तक इन्होंने फिर अपना न्यू कलेक्शन पब्लिश करवाया, डेमोक्रेटिक विस्टास एंड पैसेज टू इंडिया, 5th एडिशन के साथ लीव्स ऑफ ग्रास के। जनवरी 1873 में वो स्ट्रोक की बीमारी के वजह से पैरालाइज हो गए। मई में वो कैम्पटन चले गए, न्यू जर्सी, टू सी हिज एलिंग मदर, अपनी वालदा को देखने के लिए, जो कि उनके वहाँ पर पहुँचने के 3 दिन के बाद फोत होगी। उसके बाद इन्होंने वहीं पे अपने भाई के साथ रहना शुरू कर दिया 1882 तक, जब तक इन्होंने अपना लीव ऑफ ग्रास का जो न्यू एडिशन था, जेम्स आर ऑसगुड, वो पब्लिश नहीं हो जाता, तब तक वो वहाँ से नहीं गए। फिर इसके पब्लिश होने के बाद इनके पास इतनी जो थी कमाई जमा हो चुकी थी कि वो अपना एक ज़ाती घर कैम्पटन में ख़रीद सकें। फिर इन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने घर में गुजारी। मार्च 26, 1892 में विटमैन की डेथ होगी कैम्पटन में। अब इसके बाद क्या हुआ, इनका जो वर्क था ना कंटिन्यू लीव्स ऑफ ग्रास, वो तो चलो उसका 5th एडिशन आया, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन इनकी जो फाइनल बुक थी ना वो थी गुड बाय माई फैंसी। जब भी इनकी डेथ हुई थी, इससे 1 साल पहले ये पब्लिश हुए थे और इनको बर्ड किया गया था, इन्हें दफनाया गया था एक बड़े से म्यूज़ियम में, जहाँ पे कैम्पटन्स हर एक सेमेट्री जो थी बिल्ट की गई। ही वर्ड एज जर्नलिस्ट, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, टीचर के तौर पे भी काम किया और गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पे भी काम किया। ओवरऑल इनकी जो पर्सनालिटी थी वो क्या थी, ह्यूमनिस्ट थी। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया रेसिज्म पे, रिस्पेक्टेड ह्यूमन डिग्निटी के बारे में भी बात की। इनकी राइटिंग जो थी वो इनकॉर्पोरेट थी, दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती थी, रियलिज्म भी था और ट्रांसेंडेंटलिज्म भी था। उसके बाद इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है, जबकि इन्होंने फ्री वर्ड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन जो इनका राइटिंग स्टाइल था ना उसमें इन्होंने फ्री वर्ड्स को बहुत पॉपुलैरिटी दी, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा गया। ठीक है, तो फ्री वर्ड्स बेसिकली होता क्या है, जनरली एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें राइम जो होती है वो एक इम्पोर्टेंस देती है टू कंडेंस देन टू रेगुलर मीटर। ठीक है, मतलब फॉल और राइज ऑफ द टोन जो है ना वो इसमें आप बात कर सकते हैं कि उनकी पोएम में हमें ये चीज़ मिलती है। ठीक है, अब जो फ्री वर्ड्स की टेक्निक थी और जो स्टाइल था ना वो हमें इनकी राइटिंग में बहुत खूबी से दिखाई देता है। ठीक है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी फ्री वर्ड्स टेक्निक पर वो मॉडर्न डे अप्रोच थी जो कि अडॉप्ट की गई 19वीं सदी में। इनका जो स्टाइल था ना वो फ्री स्पीच स्टाइल था। ठीक है, विटमैन का स्टाइल फ्री स्पीच स्टाइल था। विटमैन ने इस चीज़ को अप्रोच किया, यूटिलाइज़ किया फ्री वर्ड्स की टेक्निक को, जो कि इनको अपने पोइटिक लेबर में बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना जो कॉमन मैन था ना वो भी इस चीज़ को पढ़ सकता था। इन्होंने इस तरह से लिखना शुरू किया। क्लासिकल पोएम्स जो थी ना, वेयर valor and bravery of men were the common attributes of the nobleman। यानी कि क्लासिकल पोएम्स में जैसे बहादुरी और जो है अच्छा इंसान होना, ये सब कुछ बहुत मैटर करती। इनका जो पोएम था ना वर्किंग क्लास, इन्होंने जो है वर्किंग क्लास के ऊपर बात की। ठीक है, लोग दास्तान में जैसे हीरो होते हैं वो उन्होंने इस तरह का क्रिएट करके स्केच हमारे सामने रखा। इनकी जो टेक्निक थी ना लिटरेरी स्टाइल को यूज़ करने की वो थी एनाफोरा, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और इसके बाद चूँकि ये क्रिश्चियन थे, इनका बिलीफ था कि गॉड है, गॉड एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से हमें इनकी राइटिंग में बिब्लिकल रेफरेंसेस भी मिलती हैं। अब जो इनका थीम था वो इंडिविजुअलिज्म है, हमें इनकी पोएम के अंदर इंडिविजुअलिटी मिलती है, रिलेशन मिलता है बिटवीन मैन एंड द डिवाइन, नेशनलिज्म है, डेमोक्रेसी है, लाइफ की और डेथ की मिनट डिटेल्स ऑफ लाइफ है। अब ये डेमोक्रेटिक पोइट कैसे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो थी इनके की नोट ऑफ पोइट्री थी। ठीक है,
वुडमैन जो थे स्ट्रेस देते थे बहुत ज़्यादा लिबर्टी पे, फ्रेटर्निटी पे और ब्रदरहुड पे। मैन एंड वुमेन इनकी नज़र में इक्वल थे और वो ये समझते थे कि इनको एक ही जैसा जो है मियार दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।